सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वो मार्शल लॉ चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो न्यूज़ ब्रीफिंग की, एक शॉर्ट उन्होंने जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि कल का जो बयान था उसने मुल्क की जो सालमियत थी उसको मजरू करने की कोशिश की। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई और उन्हें तारीख की दुरुस्तगी के लिए उन्होंने कहा कि आज ये 1 पॉइंट एजेंडा है। आज जो बात की जा रही है मीडिया से उसका सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। अयाज सादिक के बयान की उन्होंने बात की और अयाज सादिक का वो बयान जो कल पार्लियामेंट में दिया गया, वो ज़ाहिर है कल इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से उसको पेश किया और उसके बाद उनका एक वजाहती बयान भी आया और उसने वजाहती बयान में उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो वो कहना चाह रहे थे वो इंडियन मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन जो उनका बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है। बात यह है कि अपनी सियासत के लिए सिर्फ अपने सियासी बयानी को मजबूत करने के लिए क्या सियासतदानों को नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह के बयानात देने चाहिए? यही सवाल आज मैं उठा रही हूँ और नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे तक वो तमाम तर सूरत हाल को इस पर अपना मौक़िफ़ भी उन्होंने दिया। लगारी साहब, नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत, मुल्क की वक़ार पर कोई भी सियासतदान क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई भी इस तरह का बयान इस तरह दे सकता है जो मुल्क की वक़ार को, मुल्क की सालमियत को मजरू करने की कोशिश करे? बात यह है कि रियासत होती किस लिए है? रियासत इसलिए होती है कि वो पूरे इदारों के साथ अपना तसलसल बरकरार रखे और आगे चले। रियासत के ऊपर अटैक करना और रियासत के उन इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करना जो रियासत को चला रहे हों, तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक रवैया होता है कि आप ऐसे इदारों के ऊपर अटैक करें जो मैकेनिज़्म लेकर आगे चल रहे हैं और जो रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो रियासत का दिफा कर रहे हैं, ऐसे इदारों को आप टारगेट करते हैं। आपको किसी इदारे से किसी किस्म की कोई शिकायत हो सकती है तो उसका मुख्तलिफ फोरम होते हैं, आपको बात करनी होती है तो आप बात करते हैं। अगर आपको अदलिया के साथ बात करनी है तो आप अदलिया से गुजारिश कर सकते हैं। पार्लियामेंट में कोई बात करनी है तो पार्लियामेंट के पास जाकर आप बात कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच है, उसके पास आप जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के साथ आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आपको उस स्टेट के और उस जोग्राफिया के और उस मुल्क के खिलाफ बात करने की या उस मुल्क का दिफा करने वाले इदारों को टारगेट करने की इजाज़त नहीं होती है। आपको अपने लबो लहजे पर कंट्रोल करना होता है, आपको अपने अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरी करनी पड़ती है। यह तरीक़ाकार ठीक नहीं होता है कि आप ऐसे जुमले कहें जो आपके वक़ार के मुनाफी हों। आपका एक तशख़्ख़ुस बनता है, उस स्टेट का एक तशख़्ख़ुस है, उसके खिलाफ जाए जो बात, ज़ाहिर है कोई भी माकूल आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करे। ये ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेस किया। ब्रिगेडियर टायर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, कोई भी बात हो, चाहे सियासत करनी हो, कोई सियासी बयान देना हो, किसी भी सियासी जमात को नीचा दिखाना हो, उसके लिए आप कुछ भी बात करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क की सलामती पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा बयान देना अपनी सियासत चमकाने के लिए, और जो आज DGISPR ने आज जो शॉर्ट ब्रीफिंग दी वो कितनी ज़रूरी हो गई थी तारीख की दुरुस्तगी के लिए? देखें, जो नज़ीर लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड चल गया है कि आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को, एक तो कोई भी डिस्कस हो, कोई मैटर हो, चाहे वो इंडिया का हो या कोई और, जब डिस्कस इन कैमरा होता है तो यू नेवर डिस्क्लोज। अगर आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये चीप हरकतें करते हैं तो इससे सोचेंगे इससे कितना मुल्क को नुकसान होता है। और इसी वजह से DGISPR को आके बड़ा क्लियर करना पड़ा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज 24 आवर्स अलर्ट है। वी आर ऑल बैटल हार्डन्ड, वी आर फुली ट्रेन्ड, वी आर फुली केपेबल एंड वी आर प्रोफेशनली केपेबल। ये भी उन्होंने बात कर दी, नंबर 1। नंबर 2, इस मौके पे आके ऐसी बात करना और अवाम दुश्मन के नैरेटिव को लेके चलना, एनिमी का नैरेटिव भी तो यही है। नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं और मरियम नवाज जो बात कर रही है, नाम लेके एक अदारे को आप खुदा ना खास्ता जो हमारी सिक्योरिटी का जामन है, टेरिटोरियल बाउंड्री का जामन है,
इतनी पिछले 30 साल से वो दहशत के खिलाफ लड़ रहे हैं और दुश्मन को पीछे धकेला हुआ है। याद रखें, जिस दिन मुसल्लह अफवाज हमारी कमज़ोर हुई तो हमारा हाल इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान होगा। यही उनको पता चल गया कि फ़ौज को जब तक कमज़ोर नहीं करेंगे हम अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। फिफ्थ जनरेशन में भी यही होता है और हमारे कुछ सियासतदान नादानिस्तगी में आयल सिल से कि इनएडवर्टेंटली ना समझी में ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के और हमारी अफवाज के। आर यू रियली श्योर कि नादानिस्तगी में इस तरह की बातें की गई? क्योंकि 27 फरवरी 2019 के बाद से भारतीय मीडिया को कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन कल के बयान से तो उनको इतना मवाद मिल गया कि आप देख सकते हैं कल भारतीय मीडिया पर शादियाने बजाए गए इस बयान को लेकर। मुझे 10 कॉलें आई हैं डिफरेंट चैनल से इंडिया में लेने के लिए। मैं आई डिड नॉट गो। व्हाट शुड आई से व्हेन आवर ओन पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस? आई कैन कीप देयर शट माउथ्स, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सही बात है। मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं आई विश के फेडरल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, इनकी मुंह बंद करें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। आई वुड से नेशनल सीक्रेट एक्ट और सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आज नहीं रोकेंगे ये कल और बातें करेंगे, और वो बातें जो मन घड़त, जिसकी कोई सर पाँव नहीं है और जिसकी दुनिया ने सराहा। इवन इंडिया के लीडरशिप ने कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स का ये कर रहे थे। दिस शोज कि दे एक्सेप्टेड द डिफीट, और हम अपने आप हमारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आई थिंक नहायत ही ये इसको मजम्मत करनी चाहिए और हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर द अदर्स नॉट टू स्पीक लाइक दिस अगेंस्ट योर नेशनल इंस्टीट्यूट। लगारी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे आरिफ साहब की बात से? वो कहते हैं कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हवाले से ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप इस तरह की बात कहते हैं, बाद में वजाती बयान भले आप जारी करें, लेकिन डैमेज पहुंचना था वो तो पहुंच गया। देखिए, बात ये है कि अगर कोई मुल्क के अंदर कानून है तो कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। आइन है तो आइन को अपना रास्ता बनाना चाहिए। जब आप हल्फ उठाते हैं तो आपके उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। हल्फ ही आपका बहुत सी चीज़ों को आपसे रोकता है कि जो चीज़ें मेरे इल्म में आएंगी मैं उनको राज रखूँगा और अफशा नहीं करूँगा। अगर कुछ चीज़ें उनके इल्म में आई हैं, पहली बात तो ये जो इजहार किया गया उसका सब डिनायल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब बातें नहीं हुई वहाँ पर जहाँ का हवाला दिया जा रहा है। और उसके बावजूद अगर ऐसी बातें की गई हैं तो कानून के पास एक रास्ता है। जब भी आप कानून का रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। जब भी आइन की रूह के मुताबिक अमल नहीं करते हैं तो फिर आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। जब भी आप जो है वो आइन को और कानून को अपना काम करने से रोकते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल। अगर इसमें कानून वाज़ेह है तो फिर आपको अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए और कानून को मौका देना चाहिए और कोर्ट ऑफ द लॉ में जाकर अपनी बात को साबित करना चाहिए और जो आपने केस बनाना हो, जो आपने वो करना हो, उसको पूरे एथेंटिसिटी के साथ पेश करना चाहिए। कि तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। हारिस साहब, फौज में आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लगारी साहब, ये जो कहा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कि फौज हर्ट नहीं बल्कि फौज में शदीद गमो गुस्सा है, निचले रैंक से लेकर ऊपर रैंक तक हर शख्स गुस्से में है कि जब आप मुल्क की सालमियत पर बात करते हैं कि जो हमारी जो फौज हमारे मुल्क के लिए कर रही है उसकी तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन आप अगर वहीं पर उंगली उठाएंगे और फौज मुखालिफ बयानियां सामने लेकर आएंगे तो फिर क्या होना क्या चाहिए आपके साथ? बात यह है कि मुस्लिम लीग नून चाह क्या रही है, हमें इसका पता चलना चाहिए कि वो उसके पेश नज़र क्या है। क्या वो मुल्क में कोई ऐसी कार्रवाई चाहती है जो सारी की सारी सूरत हाल को जो है वो इंतशार की तरफ और ख़राबी की तरफ ले जाए? हमें ये ज़रूर सवाल करना चाहिए, ज़रूर ये पूछना चाहिए। क्या वो ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में हम जो है वो काया पलट देंगे? क्या वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो इस हद तक खुदा न खास्ता कमज़ोर हो चुके हैं कि आप जो है वो
पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख देंगे। ये जो इस तरह के बयानात हैं, अगर आपको शिकायत हैं PTI से, अगर आपको शिकायत हैं इमरान खान से, तो आप इमरान खान के बारे में और PTI के बारे में बात करें। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि आप अपने तोपों का रुख जो है वो उस तरफ कर दें जिनकी और जिम्मेदारियाँ हैं, जो और काम कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के साथ लड़ रहे हैं और जो बैरून मुल्क दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप कहते रहे हैं कि जनाब बहुत से आपके दावे रहे हैं, लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि आपकी जो क़यादत है वो हमा जहत होकर एक तरफ को चली गई है। इससे पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वही कुछ गुफ्तगू भी शिबली फराज ने भी की है, और वो मुतालबा, हुकूमत का मुतालबा ये लेकर सामने आए कि या तो ऑन द फ्लोर माफ़ी मांगे जहाँ इस तरह की बात की गई है, PDM माफ़ी मांगे, नून लीग माफ़ी मांगे, वरना तो फिर हुकूमत ने दिया है कि वो कानूनी चारा जोई का हक रखती है। जी लगारी साहब। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि शायद आप ब्रिगेडियर हारिस से सवाल कर रही हैं, लेकिन बहरहाल बात यह है कि इन्होंने एक तो एक आदमी की गैर जिम्मेदारी ने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वैसे मुस्लिम लीग नून में ये नैरेटिव चल रहा था, और पूरी PDM को जो है इन क्वेश्चन कर दिया है। जो DG ISPR ने बयान दिया, उन्होंने बहुत वाज़ेह कहा कि जनाब एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर हमने अमन को मौका दिया, हमने जमहूरी जनीवा कन्वेंशन के तहत रिहाई दी है अभिनंदन को। ये सारी बातें जो हैं ये इसी तरह ही होती हैं। हमने अभिनंदन को जहाँ पर उसका अचार नहीं डालना था, उसे वापस जाना था, उसे वापस जाने दिया गया, और किसी और चीज़ से जोड़ना अफसोसनाक अमल है, ये कहा DG ISPR ने। शिबली फराज साहब को एक मौका मिला है। मैं फिर ये कहता हूँ कि एक अयाज सादिक साहब की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का नतीजा क्या निकला है? वो हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा गया है उनको इम्यूनिटी है नहीं है, ये सवाल बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि इस एक बयान से जो उन्होंने दिया और उसमें इंडिया में जो भी रिएक्शन आया, उसके बाद क्या हुआ है कि अपोजिशन डिफेंस में चली गई है और हुकूमत अटैक की पोजीशन में आ गई है। यानी अब क्या आपके पास क्या नैरेटिव होगा लोगों के पास, लोगों को मुतमईन करने के लिए? आप हुकूमत ने यानी वो शिबली साहब बात कर रहे हैं जिन्होंने बदतरीन हुक्मरानी के रिकॉर्ड कायम किए। ये हुकूमत की बदतरीन हुक्मरानी जो है वो अब तो क्वेश्चन नहीं रही है, क्वेश्चन ये रहा है कि आपका नैरेटिव ख़राब है। ये क्वेश्चन खौफनाक महंगाई जिस पर हम रोज़ाना बैठकर उस पर रोते थे और हमारा रोज़ का ये होता था, अब हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि अपोजिशन ने कैसा खतरनाक बयानिया दिया है। तो अपोजिशन ने खुद बनाया है ना लगारी साहब। अगर मैं वही कह रहा हूँ, देख लें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ उसी का तसलसल है क्या? क्योंकि आज जब मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि जो मियाँ साहब के बयानिए के साथ है वही नून लीग में चल सकता है, वरना फिर वो चौधरी निसार बनने की तैयारी कर ले। इस बयान से क्या समझें लोग? नहीं, यही है, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खेल के उसूलों को फरामोश करके जो मीठा होता है उसको खा लेती है, जो कड़वा होता है उसको थूक देती है। लेकिन आपके लिए जो चीज़ कड़वी है हो सकता है बाकी लोगों के लिए वो कड़वी ना हो। आप एक गलत टारगेट कर रहे हो। अगर आप सिक्योरिटी इदारों को टारगेट कर रहे हैं तो इससे क्या आपको कामयाबी मिल जाएगी? पाकिस्तान के लोग आपके साथ चल पड़ेंगे और आपके साथ चलकर जो है वो तराना गाना शुरू कर देंगे। ऐसा नैरेटिव बनाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपका एक नैरेटिव हुकूमत के खिलाफ चल रहा था, आपने वहाँ से डिट्रैक्ट करके आप सिक्योरिटी इदारों पर ले गए हैं, आप जो है फौज को डायरेक्ट। नहीं लगारी साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो शुरू से ही अपने बयानात में टारगेट रखा, नाम लेके इदारों के हवाले से बात की। इससे क्या फायदा होगा नून लीग को? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कोई इनकलाब तो नहीं आ रहा है, ना आपके पास इनकलाबी तंजीम है, ना आपके पास क्या सियासी फायदा नहीं होगा? कोई और का इनकलाबी पार्टी का भी कोई टारगेट होता है। तो आपका टारगेट क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप मुल्क के अंदर जो है कौन सा जमाना लाना चाहते हैं, किस तरह का करना चाहते हैं? और पाकिस्तान देखें, एक बात की थी हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब समीर इब्राहिम साहब ने, उनने कहा था कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ना। एक तरफ हमारी रियासत जो है एक 70 साल से ज़्यादा अरसे तक लगी रही है अमेरिकन को पॉलिसीज़ को टो करने में, और कोल्ड वार के सारे अरसे में हमने एक फैसिलिटेटर का काम किया, हमने उनके लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी, हमने कोल्ड वार जीत कर दी, हमने जो है वो जो दूसरी कुव्वत थी दुनिया में, जो दूसरा पैरेलल निज़ाम था सरमायादारी के सामने, उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने
हरावल दस्ते का काम किया, फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दिया गया, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नज़र कर दिया गया, पाकिस्तान को गुर्बत और अफलास के शिकंजे में डाल दिया गया। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला ना, पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों की जेबें ज़रूर भरी होंगी, लेकिन पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अगर पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, अगर पाकिस्तान एक पॉलिसी को दूसरी तरफ लेकर जा रहा है और अगर पाकिस्तान अपने एसोसिएशन ज़्यादा बढ़ा रहा है चाइना के साथ, चाइना ने अपने मुल्क के लोगों के लिए डिलीवर किया है, वहाँ गुर्बत का खात्मा हुआ, अफलास का खात्मा हुआ, वहाँ पर बहुत आगे चला गया है। दुनिया में वो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ती हुई तरक्की कर रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है, दुनिया का एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर चाइना के पास हैं। इवन अमेरिका के पास भी इतने डॉलर नहीं है जितने डॉलर चाइना के पास हैं। यही बात तो लगारी साहब मैं कर रही हूँ कि देखें, जब कौमें तरक्की करती हैं तो अपनी चीज़ों से, अपनी पॉलिसीज से, और वो आवाम दोस्त पॉलिसी से तरक्की करती हैं। लेकिन अगर सियासी जमात ये कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई थी और वो इसका इल्ज़ाम इदारों पर लगाए, बजाय ये कि लोगों के हवाले से बात करें कि लोग गुर्बत की चक्की पिस रहे हैं, हम उनके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे अगर वो हमें वोट देंगे अगली बार, ये बयानिया नहीं है मुस्लिम लीग नून का। अगर ये बयानिया नहीं था, अगर इनको सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? हाँ। आप ये कहते हैं धांधली हुई है, हाँ। इलेक्शन इंजीनियर हुए हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं, इलेक्शन हाँ। में ये हो गया, इलेक्शन में वो हो गया, इलेक्शन में आपको सबसे पहला काम इस पर ठोस काम करते कि आइंदा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हूँ, आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ हूँ। आप इलेक्शन में इस्लाहात के लिए काम करते हो, सारा वक्त इसी में लगा देते कि जनाब इलेक्शन में इस्लाहात करनी है हमने और हमने इस पर होमवर्क करना है। आपने होमवर्क क्या किया है? आप कैसे इलेक्शन, जब आपको बेनिफिट करती है धांधली तो फिर आप तालियां बजाते हुए इक़्तिदार में आ जाते हैं और 9 बजे ऐलान कर देते हैं हम जीत गए, और उसके बाद अगर आप इफेक्ट होते हैं तो फिर आप एक तरफ होकर नाराज, तो यानी कि फिर 2023 के इलेक्शन में जो पार्टी आ रही फिर वो खड़ी हो जाएगी कि हमारे साथ धांधली हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको वो कम अज कम इलेक्शन की रिफॉर्म पर जाना चाहिए था। आपने ऐसे इश्यूज छेड़ दिए हैं जो आपके गले में एक और मसला खड़ा हो गया है कि आपने डायरेक्ट जो है वो सर टकराने की कोशिश की है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ। लोग इस बात को कैसे सुनेंगे, कैसे इस बात को मानेंगे कि जनाब आपका नैरेटिव ठीक है? आपका नैरेटिव तो ये, अच्छा फिर अगर इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं तो फिर क्या हुआ था 90 में, फिर क्या हुआ था 97 में, फिर क्या हुआ था अभी 2013 में? ये सारी चीज़ें जो आपको बार बार इक़्तिदार में ला रही हैं, उन चीज़ों को भी हम कहें ना कि इस तरह की धांधली थी, इसी तरह से आपको जितवा कर लाया गया। जब आपको जितवा कर लाया जाए तो आप तालियां बजाएं और शानदार शानदार की बातें करें, जब कोई और चीज फिर रोना शुरू करते हैं। और फिर ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लगाई साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद दिफाई तज्जियाकार हैं। अमजद साहब, जब इस तरह का बयानिया आता है जो कि मुल्क की सालमियत को मजरू करने के मुतरादिफ हो, जो तारीख को मस्त करने के मुतरादिफ हो, तो ऐसे बयानिए से किसी भी सियासी जमात क्या फ़ायदा हासिल कर सकती है, क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है? देखिए, बात यह है कि ये पॉलिसी का मसला है, ये वो नहीं है कि फ़ायदा तो इनका अल्लाह जाने होता या नहीं। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ जिसको ये अपने इमाम मानते हैं, ये पिछली 2 दहाइयों से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है, अपने मुल्क को लॉकडाउन करने में मसरूफ है, जिसने दहशतगर्दी के जो वाक़यात भारत में होते हैं उसमें पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने की कोशिश वो करता रहा है। ये वो बयानियां 2 तरह में आपने सुनी नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ ने जो की 2 जलसों में, उसमें कभी बाजवा साहब को निशाना बना रहा है, कभी अफवाज पाकिस्तान में बगावत की कोशिश कर रहा है। ये वो एक है बयानिया कह लीजिए या एक इनकी लीडरशिप का एक दिया हुआ तोहफा है, जो सारे उस पर अपनी अपनी वफादारी बढ़ चढ़ के साबित करने के लिए वो फजूलियात बोल रहे हैं जो कतन मुल्क के मुफाद में नहीं बल्कि नुकसान है मुल्क का। तो इसलिए इनकी इस तरह की तकरीर से हो सकता है नवाज शरीफ के पास इनकी रेटिंग बड़ी हो, वहाँ कुछ कदर हुई हो, आदत हो, जिसने कभी मुंह नहीं खोला, अचानक मुंह खोला तो देखेंगे क्या बात की, तो वहाँ लाजमन इसको अप्रिशिएट किया गया होगा। नवाज शरीफ साहब ने रात को उसको शाबाशी दी होगी। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम में तो तन बदन में आग लग गई। जितना घटिया ये बयान, जितना हकायक से बिल्कुल तरफ हट के, यानी पीछे चले जाएं तो जब पुलवामा का ये वाकया हुआ तो ये खदशा था कि भारत कुछ करेगा, तो आप याद करें कि हमारे वजीर आजम ने उस वक्त, ये इमरान खान वजीर आजम थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा
कि भारत ये जहन में रखे कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने का सोचेगा नहीं, जवाबी कार्रवाई होगी। जी हाँ, ये बयान था जी। इसमें कहीं कोई कमजोरी नजर आती है आपको? हम सोच विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन अमजद साहब ये बताइए, जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो क्या सोचा जाता है? क्या इससे सियासी फायदा मिलेगा जब मुल्क के ऊपर बात की जाएगी? तो नहीं, एक सेकंड, इसके बाद दूसरा, जब बालाकोट पे हो गया अटैक, हाँ, तो हमारे डीजी ISPR ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो करना, भारत को कहा कि आपने जो करना था कर लिया, अब इंतजार करें, पाकिस्तान आपको सरप्राइज देगा। कहीं कुछ कमजोरी हुई? आपने बरमला खुले बंदों कहा कि अब हमारे जवाब के लिए तैयार रहे, और फिर दिन की रोशनी में आपने जवाब भी दे दिया। बिल्कुल। और फिर इस किस्म का घटिया बयान अयाज सादिक के मुंह से सुनने को मिले। अयाज सादिक का तो पार्लियामेंट में मुंह देखने को जी नहीं चाहेगा किसी का। खराबी कहाँ पे है? खराबी अवाम में है, जो इस तरह के लोगों को तजीराई करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। वो लोग जिनको के गिरबानों से पकड़ के घसीटना चाहिए, उनको इज्जत देते हैं, और इज्जत का सिला ही अपने अवाम को ये देते हैं कि दुश्मन का साथ दो। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम को जागना चाहिए। बाकी चीजें बात की हैं, ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। ये अपने इक़्तिदार के लालच में सब भूल चुके हैं कि ये मुल्क है तो आप भी हैं, आपको भी इक़्तिदार मिल सकता है। लेकिन अगर ये मुल्क नहीं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ना करे, तो फिर आप भी नहीं है। जरा सोचें 2 मिनट अपने ज़हन में रखें कि क्या हाल हो रहा है, उनको किस तरह मारा जा रहा है। गाय की जिंदगी, गाय का गोबर बेहतर है उनसे, लेकिन मुसलमान की जिंदगी नहीं है अपनी अजीज वहां पे। और ये यहाँ बैठ के इस तरह की फजूलियात दिन रात, पहले तो ये अपनी अफवाज को उनकी तजवीज बवाद नहीं आते, दिन रात ये काम करते हैं, और तो आपने अपने मुंह अपने मुल्क के चेहरे पे कालिक मल दी। तो अमजद शुएब साहब, अब आपने खुद कहा जो ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं, क्या हुकूमत को इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ये हुकूमत से बढ़ के अवाम है। अवाम ने इन लोगों को इलेक्ट किया हुआ है, इनको एक वजीराई दी हुई है, इनको एक हैसियत दी हुई है। वो हैसियत अगर अवाम सोए रहेंगे, अगर अवाम अगल में गद्दारों की, दुश्मनों की, हर किसी की, तीनों के सांपों की इज्जत इसी तरह रहे, तो आप कानूनी कार्रवाई करें तो अवाम से भी धोखा खा जाएंगे, कहें जेल से जाती हो रही है। ये तो शऊर अवाम में दिखाना है कि वो ऐसे लोगों का, अगर आज आवाम में ये शऊर हो और वो अयाज सादिक के घर के बाहर जमा होके तो उससे मुतालबा करें कि तू हमारे जख्मों पे तूने नमक फेंका है, माफी मांग हमसे, तो वो मांगेगा। लेकिन अगर अवाम ये काम नहीं करेंगे तो मुल्क अफवाज पाकिस्तान का है, तो अवाम का भी तो है ना। ये सबको सोचना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आवाम जो कि इनको इक़्तिदार तक लेकर आते हैं उनको सोचना चाहिए। लेकिन 27 फरवरी 2019 के बाद से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी इंडिया को या इंडियन मीडिया को। ये जो कल का बयान है, इसने तो बहुत कुछ बोलने के लिए दे दिया इंडियन मीडिया को। हमारे जो सियासतदान हैं, जैसा मेरा सवाल ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो क्या सोचते नहीं हैं बोलने से पहले कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? सोचते नहीं। मसला ये है कि ये लीडर्स हैं ही नहीं, ये मुफाद परस्तों के टोले होते हैं जो लोगों को चिकनी चिपड़ी बातें सुना के किसी को खिलाया, किसी को एक्सप्लॉइट किया, ये वोट ले लेते हैं, ये पहुंच जाते हैं मानों में। कभी अवाम का मसला कभी कोई हल नहीं हुआ, अवाम के लिए तो किसी ने बात की ही नहीं। ये कि अब 5 साल होते रहते हैं लेकिन आखिर में आके फिर उसी गड़े में जाके छलांग लगाते हैं। तो ये शऊर की प्रॉब्लम है। अवाम में शऊर अगर हो तो मजाल है कि ये लोग ऐसी जरूरत करें। वो तो इनका जीना इस मुल्क में हराम कर दें, इनको शक्ल दिखाने, मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत जरूरी है कि अवाम में एक शऊर बेदार हो। अवाम को पता लगना चाहिए कि ये अभी अयाज सादिक का बयान है, ये अवाम ने इसको आज, ये नहीं कि आज बयान डिस्कस हो रहा है कल ये बात खत्म हो जाए, नहीं, ये अब बात चलती रहनी चाहिए ताकि अवाम जब तक घर घर ये चेहरा बेरे न हो जाए, उनको नजर ना आ जाए कि ये क्या गलत है, उस वक्त तक हमें बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक अवाम में शऊर नहीं होगा वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकेंगे। अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है
कि वो बाहर के दुश्मन को पहचानते हैं, उसका मुकाबला भी करेंगे। जो आस्तीनों के साथ है मुल्क के वतन के, यहाँ दुश्मन है या दुश्मन नहीं तो कम से कम उनको अपना इक़्तिदार, अपनी करप्शन की कमाई वो ज्यादा अजीज है मुल्क के मफादात से, तो वो फिर आवाम को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये उन्हीं की ताकत से आते हैं यहाँ पे, ये किसी और के कहने पे नहीं आते। तो ये कसूर आवाम का है। आवाम को समझना चाहिए कि इसका खराजा सारी कौम भुगतेगी। इन लोगों को बेहकीकत और बेहैसियत करने से मुल्क को कुछ न कुछ सुकून मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अमजद शुएब साहब ने बड़ी अच्छी बात की लगाई कि अब आवाम के पास ताकत है, वही ताकत का सरचश्मा है। वो अपने वोट से किसी को भी इक़्तिदार में बिठा सकते हैं, ले आ सकते हैं। अगर ऐसे सियासतदान जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयानात दें, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, नेशनल थ्रेट हो, तो ऐसे लोगों को तो फिर आवाम को वोट ही नहीं देना चाहिए। समझा देना चाहिए पूरी कौम को कि हम आपको कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ऐसा है। और आवाम को अगर उनके रास्ते में रुकावटें ना हों, उनको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले, और उनको मेरे ख्याल है आवाम एक एक चीज़ को समझते हैं। आवाम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। आवाम का नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह होता है। आवाम को गुमराह करने के जितने भी ज़राए हैं वो कारआमद नहीं हो सकते अगर हमारे तमाम इदारे ठीक तौर पर काम कर रहे हों और तमाम इदारे एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हों। और ये एक बेहतर रिस्पांस है जो हुआ है एक स्टेटमेंट पर, कि उस पर रिस्पांस भी आ गया है और लोगों के पास एक एजुकेशन भी चली गई है, एक नॉलेज भी चली गई है, और इसको एक खामखा का इशू बनाने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें लोगों पर भी वाज़ेह हैं। मैं अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि वो इस सारी सूरत हाल से बाहर आए और आवाम को कुछ डिलीवर करे, तो अपनी कारकर्दगी पर भी तवज्जो दे और अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी तवज्जो दे। अपोजिशन अगर गलत बयानियाँ देती है तो उसका नतीजा गलत ही होगा, अपोजिशन दुरुस्त बयान देगी तो उसका नतीजा दुरुस्त ही होगा। और उसको अपने अपने रवैये पर ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। हुकूमत अपोजिशन को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नुक्ता नज़र, कोई ऐसी चीज़ जो वो पेश कर रही है, अगर वो ख़ुद उनके लिए और ख़ुद मुल्क के लिए कोई मसले का बायस बनती है, तो फिर आप इससे हासिल कुछ नहीं कर सकते। आपको सवाए नुकसान के और कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आप नज़ीर लगाई साहब। बड़ी अच्छी बात यही हुई है और यही कंक्लूजन है इसका। यही इस बात को हम कंक्लूड इसी तरह से करते हैं कि आवाम ताकत का सरचश्मा है। आप ही के वोट से, आपके कीमती वोट से आप जिसको चाहें इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर फेंक सकते हैं और जिसको चाहें इक़्तिदार में ला सकते हैं। तो जो शख्सियत, जो सियासतदान मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे, मुल्क की सालमियत पर बात करे, वहाँ पर सवाल उठाए, तो यह आपका फ़र्ज़ है बहैसियत आवाम कि आप ये सोचें कि किसको आपने लेकर आना है और किसको आपने अहमियत देनी है और किसको अहमियत नहीं देनी है, ताकि ये बयानियाँ, इस तरह की बात, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसका दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है, तो मुस्तक़बिल में ऐसा ना हो पाए। ये हम ही हैं, हम आवाम हैं जो इस चीज़ को रोक सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।